अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात से पहले सूरत हाल ऐसी डेवलप हुई कि तमाम सियासतदानों ने यह बात की कि इलेक्शन की इंपॉर्टेंस और अहमियत इसलिए है कि अगर इंतखाबी अमल में जाने के बाद एक पार्टी प्रेवेल करके हुकूमत फॉर्म करती है तो उससे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मुल्क में सियासी नापुख्तगी है, उसका हल निकल आएगा, एक जेन्युइन मैंडेट होगा। लेकिन हुआ इसके बरक्स इस तरह से कि जब से इंतखाबात हुए हैं तो एक मुज़ाकरात की रविश जो है वो बरकरार है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। अनफॉर्चुनेटली मुज़ाकरात के बगैर कुछ होता नहीं है। हालांकि आइन और कानून आपको हर तरीका कार बताता है आगे बढ़ने का, लेकिन उसके बावजूद मुज़ाकरात करने के हवाले से अब डेडलॉक बरकरार है। एक तरफ से राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम ग्रैंड डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, हमारे साथ बैठ जाइए, आपके एक्स चेयरमैन भी जेल से बाहर आ सकते हैं अगर आप इस प्रोसेस में हमारा साथ दें। लेकिन दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ के बयानिए की बात की जाए तो वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने की ख्वाहिश रखते हैं। उनका क्लेम यह है कि राना सनाउल्लाह साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों, उनके पास कोई ताकत नहीं है, इसलिए उनसे मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो वो भी तमाम सियासतदानों को मिलकर बैठने का मशवरा दे रही है, लेकिन सफ़र अवाम इसलिए कर रहे हैं कि एक तरफ महंगाई का तूफ़ान है और दूसरी तरफ IMF से डील का इंतज़ार है। लेकिन अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान में जो डेडलॉक है ये तवील से तवील तर होता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि इन तमाम मसाइल का हल क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, क्या जुडिशल रिफॉर्म है, इंसाफ के निज़ाम को बेहतर करना है, या इन सियासतदानों की रविश को ठीक करना है, फिक्स करना है, या फिर एक और सोल्यूशन जिसके बारे में बात की जाती है वो किसी नई पार्टी की शक्ल में एक नई पॉलिटिकल क्लास का इमर्ज करना है। इसी पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद हैं। खाकान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने हमने देखा कल ऐलान किया है नई पार्टी बनाने के लिए, कौन कौन सी शख्सियात हिस्सा होंगी इसकी? ये पार्टी शख्सियात पर मुश्तमिल नहीं है, एक सोच पे है। शख्सियात शामिल हो जाएंगी सफ़र में। तो मिफ्ता साहब ने बयान कर दिया है कि जमात की सोच क्या है, मुल्क के मसाइल क्या हैं और जमात की सोच क्या होगी। उसके बाद हम दावत देंगे। हमने आज तक किसी को दावत नहीं दी, हम दावत देंगे जो भी सफ़र में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि आज जो तीनों बड़ी जमातें इनके पास कोई हल नहीं है। ये आपने देख लिया है, तमाम इक़्तिदार में रह चुके हैं और जो आज जो सियासत के हालात हैं मुल्क के अंदर, जो हुकूमत के हालात हैं, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। और कोई नाम या कोई सिंबल सोचा? नाम अभी अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को नाम सामने आ जाएगा। अच्छा, सिंबल तो इलेक्शन कमीशन उसके बाद देता है जब जमात हो जाती है। बिल्कुल, बल्कि आप हर इलेक्शन से पहले आपको सिंबल के लिए अप्लाई करना पड़ता है। बिल्कुल। तो कोई एम है आपका इस हवाले से? नहीं, देखिए ये मामूली बातें हैं। मेरे ख्याल से इलेक्शन ने साबित किया है कि ना सिंबल की कोई हैसियत है। अच्छा, या बेगन भी जीत गया होगा। अच्छा, आपने कहा कि शख्सियात पे ये पार्टी बेस्ड नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल रियलिज्म की अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर तो अनफॉर्चुनेटली शख्सियात के गिर्द ही पार्टीज घूमती हैं। तो इसमें समझा ये जाए कि कोई इलेक्टेबल शामिल नहीं होगा? देखिए, मैं इब्तिदा की बात कर रहा हूँ। इब्तिदा एक सोच से होती है। जो जमातें शख्सियात से इब्तिदा करती हैं उनका हशर आपने देख लिया। तो एक सोच है। उसके बाद हम दावत देंगे, इंशाल्लाह बहुत से लोग इस सफर में शामिल होंगे। इलेक्टेबल भी होंगे, नॉन इलेक्टेबल भी होंगे, नए लोग भी होंगे, नौजवान भी होंगे। 2013 के इलेक्शन से पहले खान साहब का दावा था कि नए चेहरों पे ये पार्टी बेस्ड होगी, लेकिन आगे चल के बिल्कुल एंटी क्लाइमैक्स हो गया। तो आपको लेके ये फियर्स नहीं होंगे पाकिस्तान की अवाम? नहीं, हमारी जो क्वालिफिकेशन, हम उसको नए चेहरे होना अच्छी बात है, लेकिन जो भी क्रेडिबल लोग हों, जिनकी इंटेग्रिटी हो, जिनकी कॉम्पिटेंस हो, ऐसे लोग जमात में हो। क्योंकि आगे आपने जमात हुकूमत भी बनाती है। अच्छा, यहाँ पर जमातों ने इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन जब हुकूमत की बात है तो हुकूमत नहीं चल पाई। सही। तो इसलिए आपको लोग वो चाहिए होते हैं जो आगे जाकर मुल्क के मसाइल पर बात कर सकें, मुल्क के मसाइल के हल तलाश कर सकें, हुकूमत चला सकें। सही। बहुत सी पार्टियां पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे मौजूद हैं। इस मखसूस पार्टी की पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या होगी? अनफॉर्चुनेटली इस दौर में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी की कोई वैल्यू नज़र नहीं आती। आज़ाद कश्मीर में देख लीजिए, 3 पार्टियों की हुकूमत है। JUI से PTI ने बात कर ली, पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग बैठ गई। फ़लसफ़ा सियासी तौर पे किसी का भी कंसिस्टेंट दिखाई नहीं देता। आप लेफ्ट पे होंगे, राइट पे होंगे, सेंटर पे होंगे, कहाँ होंगे? देखिए, इन सब में क्या कदर मुश्तरक है? वो कुर्सी की तलाश है। तो जो जमातें कुर्सियाँ तलाश करती हैं उनको कुर्सियाँ ही मिलती हैं, उसमें मुल्क का नुकसान ही होता है। अच्छा, तो हमारी सियासत जो है वो बुनियादी तौर पर मुल्क के मसाइल के हल की बात है। मुल्क को, अवाम की फलाह को सामने रखना है और फैसले उस पर करने हैं। अच्छा, अगर आप आज अगर सियासतदान जब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं
कुर्सी के हसूल के लिए, फिर मुल्क नहीं चलता। आपने इस इलेक्शन में देख लिया कि क्या हुआ इलेक्शन के अंदर, उसके बाद जो हुकूमतें बनी उनके हालात आपके सामने हैं। सही। तो ये जो सियासत है कि हर कीमत पर इक़्तिदार हासिल करो, ये नाकाम हो चुकी है। तो हम कम से कम इस मामले से बाहर रहकर मुल्क के मसाइल की बात, उनके हल की बात और एक इंटेग्रिटी और एक कॉम्पिटेंस के साथ हम कोशिश करेंगे कि अवाम को एक दूसरी चॉइस दी जाए। तो बहुत से तजिया निगारों की राय यह है कि पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार मिल भी जाए तो इख्तियार नहीं मिलता। तो अगर आपकी पार्टी बेस्ट केस सिनेरियो में किसी दौर में इक़्तिदार हासिल भी कर लेती है, तो बहुत से XPM इंक्लूडिंग खान साहब ये कह चुके हैं कि मैं तो कॉल नहीं कर सका, उसको भी सुना जाता था और मेरी प्राइवेसी नहीं थी। तो फिर आप उसको कैसे इंश्योर करेंगे कि ये जो इंस्टीट्यूशनल बैलेंस है ये मेंटेन हो? जी, वो आप किस रास्ते से आते हैं इक़्तिदार में, बात उसकी होती है। अच्छा। जब आप किसी के सहारे से आएंगे, किसी के कंधों में बैठ कर आएंगे, तो फिर वो कीमत अदा करनी पड़ती है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि हर कीमत पर इक़्तिदार हासिल करना मुल्क के मुफाद में नहीं है, ना मुल्क इससे चलते हैं। फिर आप बाद में कहते हैं जी मेरे पास तो इख्तियारात ही नहीं थे। अगर इख्तियारात नहीं थे तो इस्तीफा दे देते। अच्छा, सीधी बात है। अगर आप काम नहीं कर सकते, मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते, आपको कॉल सुनी जाती है, तो फिर छोड़ दें, फिर बाद में गिला शिकवा ना करें। वैसे जब आप वजीर आजम थे तो आपकी भी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज थी? बेशक हो, उससे मसला नहीं है। बात यह है कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप दिन में कितनी जंगें लड़ सकते हैं। आप काम वो करें जिससे मुल्क को फायदा हो, मुल्क की आवाम को फायदा हो। बाकी बदकिस्मती से हमारे मुल्क के हालात, बल्कि दुनिया में इस किस्म की मामलात होते हैं। हमने लंबे अरसे मार्शाल्लाह के देखे हैं। तो यहाँ पर ये सब बातें होती हैं। मेरे होते हुए धरना भी हुआ, बलूचिस्तान हुकूमत भी चोरी हो गई, सेनेट का इलेक्शन चोरी हो गया, सेनेट चेयरमैन की इलेक्शन चोरी हो गया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से काम थे जो मैं करता रहा। मेरी पार्टी ने एक मैंडेट दिया था, मैंने उसको पूरा करने की कोशिश की और मेरा ख्याल है उसकी बारे में लोग बेहतर राय रखते हैं कि वो मैंडेट पूरा हुआ। तो वाई अ न्यू पार्टी? क्योंकि पाकिस्तान में पार्टियां तो पहले भी बहुत सी हैं। मसला तो सिर्फ हर कोई ये कहता है कि ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये काम ही नहीं कर रहे, जो इनका फंक्शन है उसको पूरा ही नहीं कर रहे। जुडिशरी में इतनी लंबी पेंडेंसी है, पार्लियामान को रबर स्टैम्प बना दिया गया है। तो इस सारे सिनेरियो में एक नई पार्टी का एडिशन क्या तब्दील करेगा? यही जो आप कह रहे हैं, ये गिले शिकवे की बात नहीं है ना। अगर आपको खराबी नजर आ रही है, आपने क्या कोशिश की है तो खत्म करने के लिए। मैं यही कह रहा हूँ, आज सलाहियत ही खत्म हो गई है। जमातों के अंदर नीयत ही खत्म हो गई है। अच्छा। सोच ही खत्म हो गई है। आज सिर्फ एक सोच है कि इक़्तिदार मिल जाए। तो जो इक़्तिदार लेते हैं वो कुछ कर नहीं पाते। अच्छा, और पिछली PDM की हुकूमत में कोट एंड कोट आपके अल्फाज थे कि दिस इज द वर्स्ट नेशनल असेंबली ऑफ कंट्रीज हिस्ट्री। नून लीग के बहुत से लोगों ने कहा कि इतना हार्श बयान था इसकी मैं अब ये बात नहीं कहता हूँ। अब नहीं कहते? अब जो आज है ये सबसे बुरी है। अच्छा, इसमें आधे से ज्यादा लोग वहां होने ही नहीं चाहिए। इसको कैसे क्वांटिफाई करेंगे कि इससे बुरी कभी भी नहीं थी? 2018 में देखिए, जिस असेंबली के अक्सरियत जो हो वो इलेक्ट होकर उस हाउस में नहीं आए, सही, उसकी क्या हैसियत होगी? अच्छा, जो वज़ीर-ए-आज़म खुद जानते हो कि मेरे पास जो अक्सरियत है वो हकीकी नहीं है। ये बदकिस्मती आज मुल्क की। ये तो आप इन हालात में, और ये दुनिया जानती है। आप यहां से बाहर निकले, बच्चे से पूछें वो क्या कहता है। जब आप बाहर जाते हैं, दूसरे ममालिक आपके बारे में क्या राय रखते हैं। अच्छा, ये बड़ी संजीदा बातें हैं, बड़ी इसमें सोच चाहिए इन मामलात को हल करने के लिए। बल्दियाती इलेक्शन में तो ट्रेंड कुछ यकसर तब्दील नहीं हो गया। नून लीग कहती है कि देखें हमारी पॉपुलैरिटी स्टैब्लिश हो गई। बल्दियाती इलेक्शन करवा लें जी, बल्दियाती इंतखाबात में क्या है। अच्छा, हाँ, तो नून लीग की कोई ऑर्गेनिक बल्दियाती इंतखाब से तो नहीं बनती ना। बिल्कुल, वो तो जनरल इलेक्शन से बनती है। सूबाई असेंबली उससे बनती है, सेनेट उससे बनती है। तो अगर ये सिर्फ डील और कॉम्प्रोमाइज है तो नवाज शरीफ साहब को तो फिर कुछ नहीं मिला। यार मैं मिलने की बात, नवाज शरीफ साहब की जमात जो है आज वफाकी हुकूमत भी उनके पास है, पंजाब की हुकूमत भी उनके पास है, बलूचिस्तान हुकूमत में भी उनका हिस्सा है। तो मिलना आप किस बात को कहते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि ये अब उनका आखिरी चांस है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने एक ऐसी हुकूमत ले ली है जो बैसाखियों पर खड़ी है। उनका फैसला है, जो कुछ उन्होंने किया है उनका फैसला है। कोई हुकूमत बैसाखियों पर नहीं होती। हुकूमत अगर काम करना चाहे तो काम कर सकती है। लेकिन जिस हुकूमत का मैंडेट ही मशकूक हो, उसको जरा काम करने में मुश्किल पैदा होती है। अच्छा, और बहुत से लोग ये नून लीग के भी गिला करते हैं आपसे कि एक ऐसी जमात जिसने आपको वजारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुंचाया, इस माहौल में जब बाकी सारी पार्टीज एक पर्सनैलिटी के अराउंड घूमती हैं, यहाँ पर एक नई पर्सनैलिटी को चांस दिया गया जिसका ताल्लुक ख़ानदान से भी नहीं था, उसके बावजूद
अगर आप उनके ऊपर इतनी तनकीद करेंगे तो ये अनजस्ट है, दैट्स व्हाट दे मैं फील। कोई तनकीद किसी पे नहीं करता हूँ। मैं 35 साल जमात में रहा हूँ, मुझ पे तनकीद अगर करनी है सिर्फ नवाज शरीफ साहब को हक हासिल है, अच्छा, बाकी मुझे तनकीद करने के काबिल नहीं है। जिन्होंने मुझे इस ओहदे के काबिल समझा, सही, और जो तनकीद करते हैं उनको सबको पता है जब ये ओहदा मुझे ऑफर किया गया तो मेरा जवाब क्या था। और जो मुझे ओहदा दिया, मैंने पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, बगैर किसी कॉम्प्रोमाइज के मैंने वो 10 महीने काम किया और नेक नामी ही दी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनको। और अभी करंट पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो तहरीक इंसाफ ने, अभी एक्स चेयरमैन ने भी उनके जेल से बयान दिया कि खुदारा सियासत से बाहर निकल जाए, एस्टैब्लिशमेंट को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने बाप से भी माफी नहीं मांगेंगे। आपको लगता है कि ये जेन्युइन कन्फ्रंटेशन है फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी? जो ये उनके मामलात हैं, ये खुद तय कर लें। बात है आइन की, बात है मुल्क की, बात है मुल्क के मसाइल की, इस पर कोई बात कर रहा है या नहीं कर रहा। माफी मांगने की बात, आप आज मुल्क के मसाइल की बात करें, पीटीआई आज अपोजिशन में बैठी है, मुल्क के मसाइल की बात करें या असेंबली छोड़ दें। मैं हकीकत से कहता हूं, अगर ये असेंबलियां, जो कि हर बच्चा बाहर कह रहा है कि ये असेंबली हकीकी नहीं है, ये इलेक्शन मैनिपुलेट हुआ है, तो फिर असेंबलियां छोड़ दें, बाहर निकल जाएं असेंबलियों से। क्योंकि असेंबली के अंदर रहकर भी अगर आप काम नहीं करेंगे, मुल्क के मसाइल की बात नहीं करेंगे, उसके हल की बात नहीं करेंगे, अपोजिशन का रोल अदा नहीं करेंगे, तो फिर बात बनेगी नहीं। ये मशवरा पीटीआई को भी दे रहे हैं? पीटीआई को दे रहा हूं। अच्छा, वो अपोजिशन में है, वो पहले भी अपोजिशन में बैठते जब अदम एतमाद हुआ था। आज मुल्क के हालात मुख्तलिफ होते, या आप निज़ाम को कबूल करें या उसको ना कबूल करें। ये बीच में रहकर कि आप असेंबली में भी बैठे हैं और आप आज ये भी कह रहे हैं जी कि हम मुज़ाकरात भी चाहते हैं और हम इससे बात नहीं करेंगे, उससे बात करेंगे, ये बातें एक तरफ कर दें। बात आज मैं सुनना चाहता हूं इन सब से, इक़्तिदार में, अपोजिशन में, कि मुल्क के हालात क्या हैं, आपके पास हल क्या है। लेकिन इसी तरह का जब एक क्राइसिस पैदा हुआ कॉन्स्टिट्यूशनली, पीटीआई ने इस्तीफे दे दिए, उससे तो मजीद इंस्टेबिलिटी आ गई। फिर इस्तीफे दे देते ना, फिर वापस आकर शामिल भी हो गए। अच्छा, और अलाउंस भी ले लिया। उसमें स्टैंड करते, मतलब स्टैंड करते ना, एक बात में स्टैंड करते। सही। इसके अलावा एक ऐसी पर्सनैलिटी जो रिपीटेडली खबरों का हिस्सा बनते रहते हैं, उनका नाम बाजवा साहब है, जो एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। उनके बारे में हर किसी का एक व्यू पॉइंट ये है कि वो हमें स्टैब कर रहे थे या हमारे साथ डबल गेम कर रहे थे। आपका व्यू क्या है, अगर उनको हिस्टोरिकली एनालाइज करना हो कि उनका रोल क्या रहा पाकिस्तानी सियासत में? हर किसी के पास ये क्लेम है कि वो कुरान पे हाथ रख रहे हैं, मैंने ये नहीं किया, नवाज शरीफ को बाहर नहीं भिजवाया, आपके खिलाफ साजिश नहीं की। वो करके गए क्या हैं, ये कौन बताएगा आवाम को? किसी को समझ नहीं ये आया। आपको तारीख ही बताएगी। और जो आज बात कर रहे हैं उनके बारे में, उनको हक हासिल नहीं है बात करने का। बात करनी थी तो इक़्तिदार में थे तो बात करते। उस वक्त यही अफराद उनके इर्द गिर्द घूमते थे, जाके मिलते थे, जाके फायदे हासिल करते थे। आज वो उन पर तनकीद करते हैं। तो बहरहाल इनकी मर्जी है, ना इस तनकीद का आपको फायदा है, ना कहने वाले को फायदा होगा, ना बाजवा साहब को कोई नुकसान होगा। वो अपना तारीख ऐसा बन गए। अच्छा, इस मुल्क की तारीख ऐसा है, तारीख को जज करेगी अच्छे थे बुरे थे, या उन्होंने अच्छे काम किए बुरे काम किए। उनकी एक्सटेंशन में आपका कोई रोल था? किसकी? बाजवा साहब। बाजवा साहब की पहली एक्सटेंशन में मेरी जमात ने वोट दिया। अच्छा, मैं जेल में था, मैं फिर भी उस एक्सटेंशन का हिस्सा हूं। मैं इस बात को हर जगह तस्लीम करता हूं। जब एक जमात आपकी फैसला कर दे, अच्छा हो बुरा हो, वो आपका फैसला बन जाता है। दूसरी एक्सटेंशन की कोशिश का मैं कोई हिस्सेदार नहीं था। अच्छा, उसके हिस्सेदार जो हैं वो एक दूसरे पहचानते हैं एक दूसरे को। तो अगर और ये भी तारीख ऐसा बनेगा कि वो कौन लोग थे। अच्छा, और उनका ताल्लुक एक जमात से नहीं था। अच्छा, ये भी मैं आपको बता, मुख्तलिफ जमातों से लोग थे, तमाम जमातों से लोग थे। तो अगर पहली ठीक थी तो दूसरी क्यों गलत थी? भाई ठीक है, गलत को छोड़ देना, मैं तो पहली को भी ठीक नहीं समझता ना। अच्छा, क्या तारीख उसको कबूल करती है? सही। पहली जो एक्सटेंशन थी, वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है कि एक्सटेंशन दे दे। बिल्कुल, उसने दे दिया, एक्सटेंशन कर दी, फौज ने कबूल कर लिया। ये तो जजेस ने कहा नहीं, या पार्लियामान भी कानून तब्दील करे। जो कानून में तब्दीली हुई है वो बहुत नुकसानदेह है मुल्क को। तो क्या ये वाहिद वजह बनी बोन ऑफ कंटेंशन आपके और नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात, जिससे आहिस्ता आहिस्ता रिफ्ट नहीं, मेरा से कोई, मेरे नवाज शरीफ साहब भी मेरे राय से जो थी एक्सटेंशन के मामले में, उससे इत्तेफाक करते थे। अच्छा, वो एक्सटेंशन के हक में कभी नहीं रहे। ये तो जमात के अफराद का फैसला था, वो फैसला हो गया, उनका फैसला हो गया, मेरा फैसला हो गया। मेरी
कोई इख्तलाफ नहीं है, मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मेरा कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। अच्छा, मैं उस सियासत से एग्री नहीं करता जो हर कीमत पर इक़्तिदार की सियासत हो। मेरा इससे इत्तेफाक नहीं है, बस इतनी बात है। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आपके बारे में तमाम पॉलिटिशियंस हर पार्टी से ये कहते हैं और हिचकिचाते नहीं है कि यूर अ मैन ऑफ क्रेडिबिलिटी। उसके बावजूद आपके खिलाफ LNG केस हुआ, उसमें एक्विटल हुआ। पहले कहा गया कि अरबों रुपए का आपने नुकसान पहुंचाया, फिर खुद ही वो रेफरेंस वापस ले लिया। अब नई जमात आप ला रहे हैं तो फिर इस तरह के मसाइल आपके लिए पैदा होना शुरू हो गए। नहीं घबराता। मैंने मुशर्रफ दौर में 9 साल नैब की अदालतों में गुजारे, उस अभी 2 साल जेल काटी है, अभी 9 महीने जेल में रहा हूँ। 2 केस पिछले 4.5 साल से चल रहे हैं। आप चलाएं। मेरे तो सिर्फ एक हमेशा बात रही है नैब को कि मेरे खिलाफ आपने फर्द जुर्म आयद किया है मुझ पर, आप केस क्यों नहीं चलाते। 118 विटनेस आप लेकर आए, आपने कागजों में 118 विटनेस रखे और 4.5 साल में आप 118 में से सिर्फ 11 अफराद को ला सके, सही, जिन सब ने मेरे हक में बयान दिया। ये नैब के विटनेस जो मेरे हक में बात कर रहे थे। फिर क्या ये आपने तमाशे लगाए हुए हैं, मुल्क को तबाह कर दिया है। आप आज कहते हैं मुल्क क्यों नहीं चल रहा। नैब रहेगा, मैं आपको हकीकत से कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, नैब रहेगा, मुल्क नहीं चलेगा। सही। तो ये मिफ्ता साहब ने कहा कि जेल में उनको पैगाम मिला कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बयान दे दें, आसानी हो जाएगी आपके लिए। आपको भी पैगाम मिला ये? नहीं, मुझे इसमें मैं तो बयान को देने की जरूरत नहीं थी। नहीं, मिफ्ता साहब कहा था मेरे खिलाफ बयान दें। वैसे वो नवाज शरीफ साहब मुझे किसी रेफरेंस में नहीं कहा गया। अच्छा, ऐसा कोई प्रेशर नहीं आया कि डिसऑन कर दें, क्रिटिसाइज करें? ये किसी में हिम्मत नहीं है मुझे कहने की। मुझे जानते हैं, क्योंकि ये तो नैब के मामलात है ना। मैंने तो जहां सजाए मौत थी वो भी भुगता है और वहां भी एक ही डिमांड थी। अच्छा, ये किसी पर आसान नहीं है, ये अपना ज़मीर होता है जिस पे आप जिंदगी गुजारते हैं। चलें, अब 2014 के धरने की दोबारा से खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि DGI SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये कहा कि अगर आपने तहकीकात करवानी है तो 8 फरवरी से नहीं 2014 से शुरू करें। उस बारे में आप भी कह चुके हैं कि वहाँ खाने का बिल भी जो देता था, आपको मालूम है कौन दे रहा था उस वक्त? कौन पता था? कर लेना जी। अच्छा, पता कर लें। लेकिन 2000 ये अगर आपने तारीख को कुरेदना है ना, फिर 47 तक जाना होगा। लेकिन इस तरह तो किसी का एहतसाब नहीं होगा। एहतसाब आपने कब किया किसी का? 70 साल में एक शख्स का एहतसाब बता दें, मुझे बताएं किसका एहतसाब हुआ है? वैसे वज़ीर आज़म तो बहुत से जेल में। वज़ीर आज़म जेल में जाना एहतसाब तो नहीं होता ना। वो आप झूठे मुकदमे बना के जेल में डाल दें। वो तो जब आप वज़ीर आज़म बनते हैं तो ये याद रखें कि आप जेल जाएंगे, ये उसका हिस्सा होता है। सिर्फ बात ये है कि कितना अर्सा हमने वज़ारत उज़्मा में गुजारा और जेल में कितना गुजारा है, ये फर्क होता है थोड़ा सा। सही। तो ये जो कन्फ्रंटेशन है, ये तो जिस तरह से बयानबाजी हुई, PTI ने भी आगे से जैसे बयान दिए, आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर अगर कम नहीं होता, आप भी नई जमात को अनाउंस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यूर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। अगर सिस्टम ही कोलैप्स करने जा रहा है कि इस कदर वो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है सियासी तौर पे, तो फिर इसका सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, सिर्फ हम तस्लीम नहीं कर रहे। आज जो हुकूमतें बनती हैं वो नुमाइंदा नहीं है। आज अवाम की तकलीफ बढ़ रही है, मुल्क की मुश्किल बढ़ रही है। आपका हर निज़ाम आज ख़त्म हो चुका है। इंसाफ का निज़ाम नहीं है, गवर्नेंस का निज़ाम नहीं है, पुलिस का निज़ाम नहीं है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम नहीं है। जिस मुल्क में 3 अरब लीटर डीजल स्मगल होके आता हो, 3 अरब लीटर, आप वहां कौन सा निज़ाम रह गया है? हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप यकीन करें, आज किसी को परवाह है कि मुल्क में क्या हो रहा है, हम कैसे हालात को बेहतर करेंगे? आज तो अभी तक कुर्सियों की बंदर बांट ही चल रही है। तुम सदर बन जाओ, मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाता हूँ, उसको स्पीकर बना देते हैं, इसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, इसको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। ये हम तो ये काम कर रहे हैं जब से आए हैं। नहीं, लेकिन इसमें अगर हम ये कहें कि इस सारी गुफ्तगू के अंदर होप तो कहीं दिखाई नहीं देती। नई पार्टी तो इनिशिएटिव ही एक होप का है, तो ये वो दो मुख्तलिफ बयानियां नहीं हैं। बिल्कुल, वो कम से कम बात तो करेगी ना मुल्क की, मुल्क के मसाइल की, मुल्क के मसाइल के हल की। वो किसी को गाली नहीं निकालेगी वो जमात, वो किसी से सौदेबाजी की बात नहीं करेगी, वो कुर्सी की बात नहीं करेगी, वो उसूल की बात करेगी, मुल्क की बात करेगी, मुल्क के मसाइल की बात करेगी, आइन की बात करेगी।
फिर जाकर मुल्क आगे चलते हैं। ये कोई अनोखी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में निज़ाम एक ज़ाब्ते के तहत चलता है। जब ज़ाब्ता नहीं होगा मुल्क नहीं चलते। नैयर बुखारी साहब ने कहा कि जिस पार्टी को आप अनाउंस करने जा रहे हैं उसमें नेशनल लेवल की लीडरशिप की कोई पर्सनैलिटी है ही नहीं। ये उनकी राय हो सकती है, वो आ जाए अगर वो आना चाहते हैं, मेरे दोस्त हैं। अच्छा लेकिन ये जो एक खदशा होता है वो यही कि आईपीपी की तरह की जमात भी बनी है अभी रिसेंटली, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन किसी दौर में उसका एक मकसद था ना, ये तब जमातें इलेक्शन के लगभग बनती हैं। सही मकसद होता है इलेक्शन में कुछ मुफाद हासिल करना, ये अवाम की बनाई जमातें नहीं होती। अच्छा। ये एक मकसद के लिए इलेक्शन में कुछ हासिल करने के लिए बनाई जाती हैं। इसी लंबी तारीख है, ये आज की नहीं है। सही। और नवाज शरीफ साहब अब पार्टी की सदारत कह रहे हैं कि लोग वो उसको संभालने वाले हैं, शहबाज शरीफ साहब उससे अलहदा हो गए हैं। उससे भी कोई उम्मीद नहीं है कि वो तो बड़ा वोट को इज्जत दो की बात भी किया करते थे, उन्होंने बड़ी कन्फ्रंटेशन भी की, 2 बार वजारत उज़्मा गई उनकी। मैं तो सबसे बड़ा मैं तो दुआ कर सकता हूँ कि ये जो जमातें हैं इनको ही होश आ जाए। अच्छा, ये अल्लाह करे बेहतरी की बात शुरू कर दे। अगर आपको लगे कि उनको होश आ गई है और उनकी तरफ से आपको पैगाम पहुंचाया जाए कि अब वापस नहीं, आ मैं तो देखिए हम तो जमात पे कमिटेड हैं, एक नई जमात एक नई सोच के साथ। मुझे इन पुरानी जमातों से कोई नई सोच की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो अपने असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं बदकिस्मती से। अच्छा, ये तमाम जमातें आज सिर्फ कुर्सी के हसूल की कोशिश में हैं। जिस डायलॉग की आप बात करते हैं, आप रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं, यही बात राना सनाउल्लाह साहब कोट अनकोट बिल्कुल यही कह रहे हैं कि ग्रैंड डायलॉग कर लें हमारे साथ। पीटीआई आगे से कहती है कि आपके पास ताकत ही नहीं है, हम क्यों करें? कुर्सियां छोड़नी होंगी, कुर्सियां छोड़ के दावत दें। डायलॉग कुर्सी छोड़ के होगा, इसके बगैर मीनिंगफुल डायलॉग नहीं होगा। तो कुर्सी छोड़ देंगे? जिन कुर्सियों पर आप बैठे हैं वो आपकी नहीं है। अच्छा, ये इस बात को मान लें तो आगे बात करें। मुल्क, मैंने इसीलिए कहा था पहले, मैं 6 महीने से कह रहा था कि इलेक्शन से पहले बैठ जाएं, आगे के रास्ते का तयन कर लें, उसके मुताबिक इलेक्शन करवा लें। अच्छा, ये नहीं हुआ। आज भी आप जब तक कंसेंसस से आगे के रास्ते का तयन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बहुत मैसिव रिफॉर्म चाहिए, सही, बहुत गहरी हद तक आपने मुल्क के निज़ाम को बदलना है। ये वो तब्दीली के नारे वाली बात नहीं है, ये कोई सिर्फ एकेडमिक बात नहीं है, ये नारे की हद तक नहीं है। आज आपने मुल्क के हर निज़ाम को बदलना है, वरना मुल्क नहीं चलेगा। और उसके साथ साथ देखें ना, ये तहरीक इंसाफ को, जिस तरह से आपने कहा ये इनकी कुर्सियां नहीं जिस पे ये बैठे हुए हैं, तहरीक इंसाफ को दावत जाती है, नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं हम खुद जाके मिल के आए कि हुकूमत फॉर्म करते हैं, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। एक पार्टी के पास मैंडेट है, वो हुकूमत तैयार ही नहीं है लेने के लिए, तो फिर उसका मैं क्या? ये कह रहा हूँ ना, कर लेते ना, फिर हुकूमत बनाते ना। तो फिर नून लीग का क्या कसूर है कि अगर उन्होंने बनाई नहीं? मैं कह रहा हूँ ठीक है, नून लीग ने बनाई, मैं कह रहा हूँ जिन कुर्सी में बैठे हैं उनकी नहीं है। अच्छा, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? सही। तो अगर इलेक्शन लड़ने वाला आदमी खुद जानता है कि मैं जीता हूँ या नहीं जीता हूँ। बहुत से ममालिक के अंदर धांधली के इल्जामात लगते हैं, अमेरिका में ट्रंप पे लगे, हिस्टोरिकली बहुत से लोगों पे लगे, लेकिन लोग कहते हैं कि चलें सिस्टम चलता रहे, 5 साल मुकम्मल हों। आप समझते हैं कि ये जिनकी कुर्सियां नहीं है, जिसपे ये बड़ा जमान है, इनको भी 5 साल पूरे करने 5 से चाहिए? 10 कर लें, मुल्क नहीं चलेगा। अच्छा, मुल्क 17 साल से नहीं चल रहा। सही। मसला ये मीनिंगलेस एक्सरसाइज है, हर दिन ये मीनिंगलेस होता जाएगा इस हुकूमत का, क्योंकि वो अवाम की मैंडेट नहीं है, अवाम के वोटों से मुंतखब नहीं हुए। बदकिस्मती से, बदकिस्मती है। तो आप, अगर आपके पास ये चॉइस होती कि 8 फरवरी की रात को नून लीग कहती कि हमारे पास मैंडेट नहीं है, हमने हुकूमत नहीं लेनी, एक तरफ तहरीक इंसाफ है, उन्होंने भी इनकार कर दिया, उस दिन मुल्क की तारीख बदल जाती। अगर उस दिन मियां नवाज शरीफ कह देते कि हम इलेक्शन हार गए हैं, बस बात खत्म हो जाती। तो उसके बाद जो आपको लगता है कि उन्होंने अपनी ऑर्गेनिक जो विक्ट्री नहीं थी उसको उसमें कन्वर्ट किया, उसके हाथों ब्लैकमेल कन्वर्ट किया नहीं किया, ये ब्लैकमेल इसने क्या किया, ये तारीख पे छोड़ दें, सबक हासिल करें यार, कुछ नहीं मिलता इन बातों से। अच्छा, 2018 में इमरान खान साहब कैसे आए थे इक़्तिदार में? अवाम के वोट से आए थे, बस उनको क्या मिला? ये हमारी बदकिस्मती से हमने कभी सबक हासिल नहीं किया, बल्कि हालात को मजीद बुराई करते जाते हैं। अच्छा, मजीद खराबी पैदा होती जाती है। तो अब नून लीग को फिर इस सारे जो जिस तरह उनको टैग किया जा रहा है कि एक निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी ये कहते हैं कि आप फॉर्म 45 और 47 की पैदावार हैं,
वो खुद ये कन्फेस कर रहे हैं कि जिस चीज़ को वो फॉरसी करने आए थे वही उन्होंने रोल सही प्ले नहीं किया। इस टैग से जान छुड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हुकूमत छोड़ दें। जी, हुकूमत छोड़ दें। इस टैग से जान छुड़ाने का एक और तरीका भी है जी। इस मुल्क के जज जागे। अच्छा। इस मुल्क के जज जो हैं, जिनके पास सो मोटो पावर्स हैं, जो शादी घरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, अस्पतालों के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्लैट गिराने में इस्तेमाल करते हैं, जब एक मुल्क का निगरान वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि धांधली हुई है इलेक्शन में और वो खामोश बैठे रहेंगे, फिर क्या होगा? तो ये दावत नहीं है जुडिशरी को पॉलिटिकल फैसले करने की? ये पॉलिटिकल फैसला नहीं है, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है कि वज़ीर-ए-आज़म वो अब उनसे बुलाकर पूछे तुम ये क्यों बयान दे रहे हो, गुस्से में दे दिया, क्यों दे दिया? और वो गंदम स्कैंडल का इल्जाम लगा रहे थे उन पे, जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि आपके पास तो मैंडेट नहीं। यही कह रहा हूँ ना मैं, आज मुल्क के मसाइल कहां पर रह गए? सिर्फ गाली गलोच है। गाली भी वो देने वाले हैं जो खुद गाली देने के काबिल नहीं है। बिल्कुल। इल्जाम लगाने वाले वो लोग हैं जो खुद इल्जाम लगाने के काबिल नहीं है। आज ये आपने इल्जाम कब तक एक दूसरे में लगाएंगे, कब तक एक दूसरे को गाली देंगे? मुल्क का क्या बनेगा? ये किसी ने आज परवाह है किसी को? प्रोग्राम में एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि आपका एक कॉमर्स में भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट रहा है, तो भारत से बात करने की बात होती है कि जी आप इंगेज करें, आप ट्रेड करें, उसमें भी बैकलैश आता है। आपकी पार्टी का इस पर क्या बयानिया होगा? कौमी असेंबली में डिबेट करवा लें। अच्छा। आप कौमी असेंबली डिबेट क्यों नहीं कराते कि ट्रेड खुलनी है नहीं खुलनी? ये पता कर लें कि इंडिया से इस वक्त आपकी ट्रेड है क्या। दो आपके किस हमसाये के साथ ट्रेड है ये पता कर लें। ये बदकिस्मती है। 23 करोड़ का मुल्क है, किसी हमसाये के साथ ट्रेड ही नहीं है। सही। तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का हो रहा है। ये सोच लें ना, हमने अगर इंडिया से नहीं करनी फिर बॉर्डर बंद कर दें, फिर खत्म कर दें। एक फैसला कर लें। ये जगह पार्लियामान होती है जहां ये डिबेट हो। पार्लियामान एक दूसरे को गाली निकालने की जगह नहीं होती, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की जगह नहीं होती। वो ये इशू डिसाइड करने के लिए होती है। तो क्या ये सच नहीं है कि रिसेंट हिस्ट्री में पॉलिटिकल कल्चर को, जिसकी आप गालम गलोच की बात कर रहे हैं, इसमें जो तीसरी ताकत तहरीक इंसाफ का इजाफा था, उससे जी तहरीक इंसाफ ने इसको एक नई सतह पे पहुंचा दी है, गाली गलोच को। अच्छा। वहां पर तो ऑफिशियली सैंक्शन थी। इमरान साहब खुद गाली निकालते थे, दूसरों को तरगीब देते कि गाली निकालो। गाली निकालने वालों को जजा मिलती, वहां पर उसको वजारतें मिलती थी, उनको शाबाश दी जाती थी। अच्छा। स्पीकर को इजाजत दी थी कि असेंबली के अरकान को बोलने दे। मैं 4 साल में एक तकरीर कर सका कौमी असेंबली में। अच्छा। अपोजिशन लीडर को बात करने की इजाजत नहीं थी। असेंबली के सिक्योरिटी के सैकड़ों एहलकारों के हिसार में इस मुल्क का अपोजिशन लीडर ने तकरीर की और उसको हुकूमत के वफाकी वज़रा ने टेबलों पर खड़े होकर किताबें मारी बजट की। ये हमारी तारीख है, ऐसा है। ये हम तरबियत दे रहे हैं अपने लोगों को, ये हमने सियासत बना दी है। तो आपने कहा पार्लियामान में डिबेट होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि पार्लियामान में बाजवा साहब और फैज साहब को बुला के सवाल होना चाहिए। मिफ्ता साहब बुलाए ना, फिर भाई वज़ीर दिफा है, बुला सकते हैं। उन्होंने कहा मुझे कॉल्स आना शुरू हो गए। देखें फिर ये कॉल्स आए तो उनको। वैसा ये बयान आपको लगता है कि आप सपोर्ट कर देना चाहिए कि उनको बुला के पूछा किस जाए? कानून के तहत, किस मकसद के लिए? पॉलिटिकल रोल की वो बात कर रहे थे। पॉलिटिकल रोल है तो फिर आप डिबेट कराएं पार्लियामान में उस पर, फिर एक रेजोल्यूशन पास हो, फिर कमेटी में उनको बुलाया जाए। सही। ये आप कर सकते हैं, एक तरीकाकार है। पार्लियामान में सिर्फ बात करने से बात नहीं होती, हर चीज का एक तरीका है। आपने किसी पे इल्जाम लगाना है तो किसी पूछना है तुम आके बताओगे, वो बिल्कुल वो उसको है कि वो आ जाए, लेकिन ये भी आपको शायद पता ना हो कि पार्लियामान में ना आने पर कोई सजा नहीं है। अच्छा। आप सजा नहीं दे सकते। आपको पार्लियामान बुलाया, अब ना आए, हमने कानून ही नहीं बनाया। तो लेजिस्लेशन ना करना भी एक बहुत बड़ा मसला है। लेजिस्लेशन क्यों नहीं कर सकते? लेजिस्लेशन कर ले। आप किसी को बुला सकते हैं। आज आप किसी एहलकार को बुलाएं, वो ना आए, आप कुछ कानून नहीं है उसको सजा देने का। कंटेम्प्ट में आप होल्ड नहीं कर सकते। तो ये देखें, मैं फिर ये कहूंगा कि ये जो हम बातें कर देते हैं और फिर अमल नहीं करते, जब आप हुकूमत में बैठे हैं, हुकूमत का हिस्सा है, आप फिर उसको
अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचाएं। सही। कोई मसला है, पार्लियामान में डिस्कशन हो, हुकूमत के पास अक्सरियत होती है, रेजोल्यूशन पास हो, उस रेजोल्यूशन के तहत पार्लियामान एक्ट करे। वैसे पार्लियामान हुकूमत को कहे, एक्शन हुकूमत देती है। पार्लियामान खुद भी एक हद तक कर सकती है, हकायक सामने ला सकती है। वैसे जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कानून साजी करनी चाहिए और उसके लिए डिबेट जनरेट होनी चाहिए, अब नैब के सताए हुए तो तमाम पार्टियों के लोग हैं, आप भी हैं, नून लीग के भी हैं, तहरीक इंसाफ के भी हैं, पीपल्स पार्टी के लिए तो बनी थी नैब, एहतसाब ब्यूरो, उसके बावजूद इस पे भी अगर कंसेंसस नहीं है तो वो क्यों नहीं है? उनसे पूछे ना, क्या इंतजार कर रहे हैं कि नैब को एक तरफ रख दे। जिस शख्स ने इस मुल्क के सदर उस पर केस बनाए झूठे, कुछ उनमें मिला नहीं, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म पर बनाए, चेयरमैन सेनेट पर बनाए, मेरा ख्याल है स्पीकर साहब पर भी बनाने की कोशिश की। अच्छा। आधी काबीना में बनाए, सबको जेलों में डाला, आधे से ज्यादा कौमी असेंबली के मेंबरान पर बनाए जो आज हुकूमत में हैं, और वो आदमी उसके खिलाफ कोई बात करने को तैयार नहीं है। कार्रवाई तो दूर की बात है, वो आदमी आज भी एक मिसिंग पर्सन की एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस की कमेटी है, उसका चेयरमैन बना हुआ 11 साल से। जावेद इकबाल साहब की बात कर? जी, जावेद इकबाल जस्टिस जी। अच्छा, तो ये हमारी तो ये कैफियत है। सही। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कुर्सियां छोड़ दें, आपका इख्तियारात नहीं है आपके पास, कुर्सियां छोड़ दें, इज्जत तो रह जाएगी थोड़ी बहुत। सही। चलें मूविंग फॉरवर्ड, आखिरी 2 मिनट हैं। पाकिस्तान के टॉप 5 मसाइल में से अगर बात की जाए, मुझे लगता है कि 2.5 करोड़ बच्चों का स्कूलों से बाहर होना एक अलार्मिंग सूरत हाल है। इसका मतलब यह है कि आधी एनरोलमेंट तो आप पहले ही देख रहे हैं कि फ्यूचर जनरेशन हमारी सड़कों पे है, और जो आधी एनरोल्ड है उसको भी क्या पढ़ाया जा रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उस पर भी डिबेट नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी के पहले 5 टारगेट क्या होंगे जिस पे एम करेंगे कि यार ये चीज़ें फिक्स करनी? ये सब चीज़ें आपसे जुड़ी होती हैं। तालीम को आप आइसोलेशन में हल नहीं कर सकते, तालीम के लिए वसाइल चाहिए। सही। वसाइल के लिए मईशत का इस्तेकाम चाहिए, मुआशी इस्तेकाम के लिए आपको सियासी इस्तेकाम चाहिए। अच्छा, ये मुमकिन नहीं है कि आप तालीम पाकिस्तान में बेहतर कर दे, बाकी मुल्क तबाही के रास्ते पर चल रहा हो। जहां पर आप टीचरों से पूछ नहीं सकते, आप पता कर लें पंजाब हुकूमत का बजट क्या है, फी बच्चा वो क्या खर्च करती है। फी बच्चा कम से कम वो 5 गुना खर्च कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल की निस्बत, तो कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, आप किसी टीचर से पूछ नहीं सकते, वो सरकारी मुलाजिम है, वो अपनी ट्रांसफर करा लेगा, अपनी मर्जी से करा लेगा, MNA MP से करवाएगा। ये निज़ाम इस हद तक बिगड़ चुका है कि हमारे हेल्थ के निज़ाम का यही हाल है, हमारे एजुकेशन निज़ाम का यही हाल है, पुलिस का यही हाल है, और हर गुजरती हुकूमत के साथ वो मामला खराब से खराब तर होता जा रहा है। और इसके अलावा जो बुनियादी मसला है वो तो इकॉनमी का ही रहा है। आपने IMF के हवाले से भी जो हुकूमत के फैसले हैं उन पर तनकीद की, IMF के अलावा ऑप्शन क्या है? हुकूमत का फैसला क्या है? मैंने कभी IMF में तनकीद नहीं की। मैंने कहा कि IMF में जाना इस बात का इतराफ है क्या फेल हो कि गया? हम फेल हो गए, ये इस बात का इतराफ है कि हम सिर्फ फेल नहीं, नालायक भी हैं, अपने मामलात को ना खुद समझ सकते हैं ना उनको हल कर सकते हैं। IMF क्या कहता है? IMF कहता है जनाब ये मैं आपको कुछ पैसे दूंगा ताकि आप डिफॉल्ट ना कर जाएं, और आपने ये काम करने हैं, आप वो सारे काम खुद भी कर सकते हैं। सही। कि आपको पता नहीं है कि हुकूमत क्या मामलात हैं, उसकी क्या मुश्किलात हैं। तो हम तो ये 24वीं दफा IMF में जा रहे हैं। तो यहाँ तो एक ट्रांच मिल जाए तो सेलिब्रेट जी, करते ये हैं। भी बड़ी अजीब बात है कि IMF में जाने को हम सेलिब्रेट करते हैं, रिव्यू को सेलिब्रेट करते हैं, ट्रांच को सेलिब्रेट करते हैं। मैंने यही कहा ना कि हम ना सिर्फ नाकाम हो चुके हैं, हम नालायक भी और बेवकूफ भी है साथ साथ। चलें, उम्मीद है शाहिद कागरान साहब कि आपकी जो पार्टी है वो पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल पे एक डिबेट जनरेट करने में कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।